सो है गाइस हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जो कि ब्राह्मण समाज से रिलेटेड। तो इससे पहले हिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा ये वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि बीच में इशूज़ आते रहते हैं, प्रॉब्लम होता रहता है और मेरे भी एग्जाम चल रहा है, इसलिए बीच में वीडियो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। तो वीडियो के एंड में एक थोड़ा सा अनाउंसिंग है, उसको सुन लेना, उसके बाद निकलना। और तब तक हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो ब्राह्मण समाज का ऐसा कुछ सीन है कि हो रहा था कुछ ऐसा। जो पूरा सेकंड चैप्टर है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पहला पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जो आपका ये था क्या बोलते हैं उसको, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वगैरह जो आपके तहरीकें चलाई गई थी वो सारे थी। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट जो देखा वो बेसिकली एजुकेशनल रिफॉर्म्स था। अब एजुकेशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या बातें हुई वो ऑलरेडी सेकंड लेक्चर हमने कर लिया है, जो कि ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश से रिलेटेड जो बातें की गई थी। ये जो थर्ड लेक्चर जो बेसिकली है, जो थर्ड पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि उस वक्त जो 19वीं सेंचुरी का जो सोसाइटी था कि उसमें किस तरीके की अंधविश्वास शामिल थे, बहुत से किसी की छूत छात की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, चाइल्ड मैरिज, विडोज़ के बेवाओं का दूसरी शादी ना होने देना, असती की रस्म वगैरह, जैसे इसका हमने ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील किया गया और किन किन लोगों ने कैसे डील किया, बेसिकली उसी से रिलेटेड, उसी की वजह कर आप ये बोल सकते हैं कि ब्राह्मण समाज का वजूद आया था, ब्राह्मण समाज इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ब्राह्मण समाज का कंसेप्ट लाने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय के बाद थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड लेंगे तो राजा राम मोहन रॉय शुरू से ही, यानी कि इनिशियल स्टेज से ही, जब से उन्होंने होश संभाला था, जब से ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे अपने आसपास सोसाइटी में होने वाले ये जितनी भी खराबियाँ थी, ये अंधविश्वास था, उनके खिलाफ वो शुरू से ही बागी बन के थे। मतलब बागियाना उनका पूरा का पूरा नज़रिया था। मतलब ये शुरू से ही चाहते थे कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और इसी वजह कर उन्होंने 20 अगस्त 1858 को बेसिकली एक सोसाइटी, एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन टाइप का बनाने की कोशिश किया। तो उसी इंस्टीट्यूशन को बाद में चलकर ब्राह्मण समाज का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये बेसिकली कोई एक सोसाइटी नहीं थी ब्राह्मण समाज, बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी था राजा राम मोहन रॉय का, जिसका वजह करिए, जिसके जरिए वो चाहते थे, जिसके जरिए वो ये चाहते थे कि हम ये जो सारी अंधविश्वास है, यानी कि छूतछात हो गया, विडो का दोबारा शादी ना होने देना आपका, और जो आपका बाल विवाह है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। उसी चीज़ों को ख़त्म करने की वजह कर, उनको ख़त्म करने के लिए ही ये ब्राह्मण समाज आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किया था हमारे सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने 1858। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, 1858 में इनका इस्टेब्लिश किया गया था। 20 अगस्त आपको याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बट ईयर तो याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो सती का एक्ट इन्हीं के वजह कर ये जो समाज इन्होंने कायम किया 1858 में। अब सती का एक्ट मैंने यहाँ फिर से लिख दिया, ये बार बार मैं इसलिए यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, हर एक लेक्चर में इसको मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, क्योंकि इस साल तो सती के एक्ट से सवाल मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है ये आना ही आना है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और सती का एक्ट है क्या, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही करते हैं। सती एक्ट हमारा देन। अब आते हैं ब्राह्मण समाज 1858 में हमारा आपका हो गया। इसमें हमारा केशव चंद्र सेन भी आके ऐड होते। अब ये 1857 का डेट दिया हुआ बेसिकली, तो पता नहीं ये डेट आगे पीछे है क्यों, क्योंकि 1858 में ब्राह्मण समाज इस्टेब्लिश्ड हुआ था और बुक में ऐसा डेट है कि 1857 में केशव चंद्र सेन आके इसमें ऐड हुए थे। तो जो ऐड हम लोग उसी को, जो भी डेट उसमें हम लोग उसी को फॉलो करते हैं ना, सिलेबस के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। तो 1857 में केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज में आकर के ज्वाइंट हुए थे आपका, ये बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हुआ यह था 1866 के अराउंड, 1866 में कुछ ऐसा हुआ था कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। अब ये जो कन्फ्लिक्ट बेसिकली ये था कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट ड्यू टू डिफरेंट मेथड्स, इन दोनों के तरीके अलग थे समाज में सुधार लाने से रिलेटेड। मतलब चाहते दोनों थे कि समाज में इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, सारी सोसाइटी से इन सारी खराबियों को, बुराइयों को ख़त्म किया जाए, बट चूँकि इन दोनों का जो था आपका, इन दोनों का क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का नज़रिया अलग था प्रॉब्लम्स को डील करने का। बस इसी वजह कर क्या हुआ ना कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और ब्राह्मण समाज 1866 में आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट तो हमारे चले गए केशव चंद्र सेन लेकर के, दूसरा हमारा गया देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो जिनके सपोर्ट में थे वो उनके साथ चले गए। यहाँ तक कहानी ठीक था हमारा, सिंपल। अब यहाँ से जो आगे कहानी कंटिन्यू होगा उसमें हमको देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ केशव चंद्र सेन के बारे हमको डिटेल लेना, आपका सिलेबस में वही है। तो केशव चंद्र सेन जो है,
केशव चंद्र सेन ने आगे चल करके भारतीय ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली। तो 1866 के बाद ही आपका भारतीय ब्राह्मण समाज आया था। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1866 में ही भारतीय ब्राह्मण समाज इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि भारतीय ब्राह्मण समाज उसी वक्त इस्टेब्लिश हुआ था जब ये दोनों आपस में बढ़ गए थे। भारतीय ब्राह्मण समाज जो था, इसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये भारतीय ब्राह्मण समाज में इनका कंसेप्ट रखा था केशव चंद्र सेन का। अब केशव चंद्र सेन जो थे, उनका ये मानना था कि मर्दों को एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये इस चीज़ के खिलाफ थे, मैंने मर्दों की एक से ज़्यादा शादी के खिलाफ ये थे। तो इन्हीं की वजह कर 1872 में इंडियन मैरिज एक्ट लागू हुआ था। अब इंडियन मैरिज एक्ट इनकी वजह कर लागू हुआ था, जो आज के दौर में हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इशू हुआ था 1872 में। दूसरा, ये वुमेन एजुकेशन के सपोर्ट में थे। अब वुमेन एजुकेशन इस सेकेंड चैप्टर का पूरा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कहीं ना कहीं, जो ये दर्शाता है कि 19th सेंचुरी में वुमेन्स एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी है। इस पर अलग से सेपरेट पूरा कहानी है उनका भी, उसको भी देखेंगे हम लोग। और याद रखना कि इससे सवाल ही बनते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर डायरेक्टली सवाल के लिए आता है कि बताओ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस तरीके से वुमेन्स एजुकेशन को एम्पावर्ड किया था, किस तरीके से उसको सपोर्ट किया था। और इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडोज री मैरिज एक्ट में भी काफ़ी सपोर्टिव काम किया है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही वजह कर कलकत्ता के सखिया स्ट्रीट में सबसे पहले विडो का शादी हुआ था। मतलब सबसे पहले जो विडो का शादी हुआ था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह कर ही हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के सखिया स्ट्रीट में। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर केशव चंद्र सेन के बारे में। अब देखिए, केशव चंद्र सेन जो थे, ये सारी चीज़ें इनकी थी। ये भी बाल विवाह के खिलाफ थे, यानी कि कम उम्र में जो लड़कियों में शादी कर दी जाती थी, ये उसके खिलाफ थे। अब हुआ क्या कि केशव चंद्र सेन ने उनकी जो अपनी बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी। ये खुद बाल विवाह के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने खुद अपनी ही बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी, जो कि इनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। तो इसको देख करके जो इनके मानने वाले जो लोग थे, जो इनके सपोर्ट में थे, वो भड़क गए। और भड़कने की वजह कर जाहिर सा बात, इसके बाद होना क्या है? इसके बाद भी दरार पैदा होना है। और ये जो समाज था आगे चल करके और दो टुकड़ों में बट गया। तो भारतीय ब्राह्मण समाज जो था, इसका बंटने का मेन रीज़न ये था कि केशव चंद्र सेन जो खुद बाल विवाह के अगेंस्ट थे, और उन्होंने खुद बाल विवाह किया था अपनी ही बेटी का। तो इसी वजह कर यहाँ पर वो आपका दो पार्ट्स में बट गया। अब आगे जब हम लोग कहीं चलते हैं, तो ब्राह्मण समाज के बाद आपका प्रार्थना समाज आता है, जो बेसिकली केशव चंद्र सेन ही बनाते हैं ना, बोले ना, मेन फोकस इन पर ही रखना है। तो केशव चंद्र सेन एंड प्रार्थना समाज, ये हुआ था हमारे 1867 में। देखो, ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जो हमने यहाँ लिखे हैं, ये आपको याद करना है बेसिकली। तो इनका सबसे पहला मेन मोटिव था बाइकआउट, आप लिखा है मैंने, कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम जो है उनके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो अपना बुक को फॉलो करें, जो भी बुक्स है, जो बातें मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ बुक्स में वही लिखी हुई है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। तो आप बुक को फॉलो करें, मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद बुक फॉलो करें, या बुक रीड करके मेरे लेक्चर्स को देखें, दोनों में ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो कास्ट सिस्टम को हटाना था, इन जात पात को छूतछात हटाना था। विडोज री मैरिज एक्ट, बेवाओं की दूसरी शादी की जाए, ये इसके सपोर्ट में थे। वुमेन्स एजुकेशन, औरतों की तालीम में, ठीक है, तालीम में निस्वा। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, देखो यहाँ पे भी इनका वो टॉपिक था। यहाँ पे भी जब ये आए एक नया कंसेप्ट लेकर के अपना प्रार्थना समाज में 1867, यहाँ पे भी इनका ये पॉइंट था कि चाइल्ड मैरिज को हटाया जाए। ये सही नहीं है, बल्कि अब इसी की वजह कर ही यहाँ पर बंटवारा हुआ था ना, तो काफ़ी अजीब बात है। खैर, अब ये जो प्रार्थना समाज है, इनके एक मेंबर का नाम है जस्टिस गोविंद महाराणा देव। ये अब याद रखिएगा कि इनके एक मेंबर का नाम है जस्टिस गोविंद महाराणा देव। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बुक्स में अपना। मैंने उनकी पैदाइश से रिलेटेड, वो पैदा कहाँ हुए थे, कब हुए थे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड। और एक बात, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा राजा राम मोहन रॉय ने एजुकेशन के फील्ड में कैसा काम किया, या अंग्रेजी तालीम को लेकर उन्होंने कैसा काम किया, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम होगा इस चैप्टर से, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कैरेक्टर के बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, उस कैरेक्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ के रखिए हर एक कैरेक्टर्स के बारे में, तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। अब जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो आप इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान के रखें। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, कहाँ पैदा हुए, किस हालत में थे, कैसे कैसे ये ग्रो अप किए, किस सोसाइटी में, किस तरह के माहौल में ये बड़े हुए। क्योंकि इंसान जिस तरह के माहौल में बड़ा होता है, उस तरह का माहौल का उसका असर पड़ता है। और
जिस चीज़ों को वो देखता है बचपन से, वो अगर जिस खराबियों को बचपन से देख रहा है तो बड़ा होकर के वो उसी खराबियों को दूर करने की कोशिश करेगा। तो अगर कहीं ना कहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेवाओं की दूसरी शादी के सपोर्ट में थे, इसका मतलब उन्होंने बचपन से ये चीज़ें देख रखी होंगी, तभी वो इसके सपोर्ट में थे कि मतलब ये गलत है, इस चीज़ को हमें सही करना चाहिए, ये बात है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर लिख दोगे। आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि इनकी ही निगरानी में कलकत्ता के सखिया स्टेट में सबसे पहला विडो का रीमैरिज हुआ था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका बचता है जो आता है रेनेसेंस इन बंगाल। वो बेसिकली ये था कि यहाँ सब आपका टॉपिक फिर वापस चल जाता है वहाँ पर एजुकेशन के पास, कि जब बंगाल डेवलप्ड हो रहा था, आपको भी ये मालूम होगा बेसिकली कि जब हमारा अंग्रेज आए थे तो उनका जो सबसे मेन जो पॉइंट था, यानी कि मेन स्टेट जहाँ पे वो मेन रहे थे वो बंगाल था, हमारा वेस्ट बंगाल, और ख़ास कर कोलकाता सिटी। तो कोलकाता और पूरे के पूरे बंगाल में हमारा एक तरह का जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स चला था अंग्रेजी के तालीम से रिलेटेड, तो इंग्लिश एजुकेशन तो ये गारंटी, इंग्लिश एजुकेशन तो हो गया था कि इंग्लिश एजुकेशन ही लेना है, बट इंग्लिश एजुकेशन ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। अब उस महंगी होने का वजह अगर ये हो रहा था कि जो बीच के लोग आ रहे थे, जो मिडिल क्लास के थे और जो पुअर क्लास हो जा रहे थे, उन तक वो एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा था। तब इसी चीज़ को पहुंचाने के लिए वापस से फिर कुछ लोग आए, ठीक है, उसमें भी फिर से वापस राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है फिर वहाँ पर, और हमारे थे एक बीच में हमारा राजा राधाकांत देव भी आते हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पे भी आए और उन्होंने कोशिश किया कि ये जो एजुकेशन है इंग्लिश, इसको सस्ता किया जाए और हमें गरीबों लोगों तक भी पहुँचाना चाहिए, क्योंकि गरीबों लोगों तक नहीं पहुँच रहा। गरीब उस वक्त बोलने का मतलब ये था कि किसान, बेसिकली किसान हो गए जो सबसे ज़्यादा गरीब थे उस वक्त के, उसके बाद मजदूर हो गए आपके, ये सारे लेबर्स हो गए, और आपका फार्मर्स हो गए, ये लोग थे। तो इन तक वो एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी, और एजुकेशन का पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इससे रिलेटेड जो भी तहरीकें चलाई गई थी वो सारे के सारे रेनेसेंस में आ जाती हैं। बस इतना ही कंसेप्ट था, और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। और टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आपका काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। टेंशन लेने से अच्छी नहीं होगा, आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात, तो जो अनाउंसमेंट की बात करा तो वो सिंपल ये है कि टाइम बहुत कम बच गया है, तो बाकी जो हिस्ट्री के चैप्टर्स है उसको मैं बस इतना कर सकता हूँ कि सारा चैप्टर्स को समराइज़ करके आपको ओवरऑल कंसेप्ट बता सकता हूँ, और मैं वही करने जा रहा हूँ। आगे के जो 7-8 दिन बच गए हैं, जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स बचे हैं, सबका मैं एक ओवरऑल कंसेप्ट हो सकता है जो जहाँ से आप जिसको जान करके बेसिकली आप लॉन्ग आंसर्स राइटिंग कर सके, बस मैं वो उतना करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हर एक चैप्टर्स को डिटेल में समझाना, आप भी समझ रहे इस बात को, कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और वीडियो कंटिन्यू देखते रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।